गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 12 केमिस्ट्री है। ठीक इस लेक्चर में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वे समझिएगा, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा है बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? वे सभी केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जिसमें आरएनए डीएनए होगा आपका, विटामिन्स, एंजाइम, हार्मोन्स एक्सेट्रा। दीज आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। समझ के बेटा, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आज हमने बायोमोलिक्यूल्स में से एक टॉपिक लिया है, प्रोटीन्स। वैसे तो मैं पहले लेक्चर में इसे क्लियर कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों को साउंड की प्रॉब्लम थी। बेटा ये जो साउंड की प्रॉब्लम है, प्लीज ईयरफोन लगा के इस वीडियो को जरूर सुनो, ईयरफोन लगा के, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड, और आपको इससे ही सीखना है। तो इसमें बेटा ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में नहीं रहने देना, उसे कन्वर्ट करना सोल्यूशन में। तो आप ईयरफोन लगा के वीडियो सुनना, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल पॉलीमर। आपको पता ही होगा पॉलीमर क्या होते हैं, जो सिंपल लिपिडिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं। पॉलीमर का बहुत बड़ा साइज होता है, इनका मोलिकुलर मास भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप लो माला। आपने देखा होगा घर पर भी कोई माला पहनता है, मोतियों की माला। जिस तरह से बहुत सारे मोती आपस में एक धागे में पिरो जाते हैं, माला बनती है, ठीक उसी तरीके से आपके प्रोटीन्स बनते हैं। क्लियर है? माला एक पॉलीमर होता है, और जो उसके मोती होते हैं वे उसकी सिंपल रिपीटिंग यूनिट यानी कि उनसे मिलकर वो बनता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, जो प्रोटीन्स होता है वो नेचुरल पॉलीमर है, और उसे बनाने में जो मोनोमर्स यूज हुई वे है अमीनो एसिड्स। तो हमें पता पॉलीमर किससे मिलकर बनता है? सिंपल रिपीटिंग यूनिट, और सिंपल रिपीटिंग यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर। तो प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट क्या हुई? अमीनो एसिड। अब क्वेश्चन आता है कि आप कहोगे भाई ये हमें कैसे पता चला कि इसके मोनोमर यूनिट अमीनो एसिड है? अरे बड़ा सिंपल है बेटा, प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस करें तो आपको प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा? अमीनो एसिड्स। तो ये इस बात को क्लियर करता है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर है? अगर कोई पूछ लगा अमीनो एसिड्स का, तो सिंपल सी बात है, अमीनो एसिड इज द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है बेटा? अब आते हैं इसकी केमिकल स्टडी के बारे में। देखिएगा बेटा, दिस इज द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड वे होते हैं जिनमें एक NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप और एक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बेसिक नेचर। अमीनो ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ द अमीनो एसिड, व्हाइल COOH ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द अमीनो एसिड। यानी कि NH2 ग्रुप बेसिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप कहोगे कि कैसे, आपको पता है कि जो ये होता है आपका NH2 ग्रुप, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, दिस इज बेसिक इन नेचर। क्लियर है बेटा? तो किसी भी अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप बेसिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, COOH ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर बात है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वैसे तो ये सारी चीज मैं पिछले लेक्चर में करा चुका, लेकिन एक बार रिवीजन करा दूं, कुछ बच्चों को साउंड में प्रॉब्लम थी, इस वजह से कराया। जब NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप सेम कार्बन एटम से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? सेम कार्बन एटम से, वो कहलाता है अल्फा अमीनो एसिड। तो व्हाट इज अल्फा अमीनो एसिड? व्हेन NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक तो होता है स्मॉल d, याद हो आपके, वो था डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए, एक था स्मॉल l, वो था लिबरोटेटरी के लिए, लेकिन यहाँ कहाँ है? क्या है? कैपिटल D और कैपिटल L। जब किसी भी अमीनो एसिड में NH2 लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसे बोलते हैं एल्फोन या एल अमीनो एसिड।
और जब NH2 राइट हैंड साइड में होता है उसे बोलते हैं डी अमीनो एसिड। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? तो अब जरा सुनिएगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं उन सब में एल अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? एल अल्फा अमीनो एसिड। एल का मतलब समझ गए, NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे, अल्फा का मतलब NH2 और COOH ग्रुप्स सेम कार्बन एटम्स का है, ठीक। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी प्रोटीन्स है उन्हें बनाने के लिए किन अमीनो एसिड का यूज होता है? एल अल्फा अमीनो एसिड का यूज होता है, क्लियर है बेटा? अब आगे चलते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में मैं आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स, यानी कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन्हें बनाने में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं वो पहले भी लेक्चर में बताया था, अब भी सुनो। जिस तरीके से 26 अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक द ऑल वर्ड्स, ठीक इसी तरीके से ये 20 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते रहते हैं और प्रोटीन बनते हैं, ठीक। अगर आपके पास एक प्रोटीन है और उसमें 5000 अमीनो एसिड है, दूसरा प्रोटीन है उसमें 5000 अमीनो एसिड्स है, होंगे तो उन 20 में से कोई 20 बार आया हुआ होगा, कोई 1000 बार आया होगा, कोई 500 बार। लेकिन अगर उनकी सीक्वेंस थोड़ी भी चेंज हो जाए तो अलग से अलग मतलब दूसरा प्रोटीन बन जाता है, क्लियर है बेटा? यानी कि एक कोई प्रोटीन है उसमें 1-2 अमीनो एसिड की भी सीक्वेंस चेंज कर दी तो आपका दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, क्लियर बात है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो 20 अमीनो एसिड्स है उनमें से 20 हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं, हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। लेकिन आउट ऑफ 20, 10 अमीनो एसिड कैन नॉट सिंथेसाइज इनसाइड आवर बॉडी, दे शुड बी प्रेजेंट इन द डाइट, सो दे आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्लियर हो गया? इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। जो 20 अमीनो एसिड्स है उनमें से जो 10 बॉडी के अंदर बनते हैं वे कहलाते हैं नॉन इसेंशियल, और जो 10 बॉडी के अंदर नहीं बनते जिन्हें डाइट में होना ही चाहिए वे कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, क्लियर बात है? उसके बाद आता है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। पहले डिटेल में पढ़ा चुका, अब शॉर्ट में सुनिएगा। इसे समझने से पहले एक चीज और समझिएगा, ये पहले भी डिस्कस किया था, ये आर क्या है यहाँ पर? साइड चेन। क्या है? साइड चेन। अगर बेटा यहाँ पर आर की जगह, आर एल्काइल ग्रुप नहीं है, आर इज साइड चेन, अगर यहाँ पर H लग जाए तो ये हो जाएगा NH2CH2COOH और इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है इसका बेटा? ग्लाइसिन, क्लियर है? अगर यहाँ पर R की जगह CH3 लग जाए तो ये हो जाएगा NH2CH, CH के ऊपर CH3 और COOH, इसका नाम होगा एलानिन। तो इसका मतलब जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, केवल डिफरेंस किसमें होगा? R, क्लियर हो गया? तो आपको ये भी पता चल गया कि जो 20 अमीनो एसिड्स है वे केवल इस R की वजह से डिफर है, जिसे साइड चेन बोलते हैं, क्लियर है? अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे, एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर किसी अमीनो एसिड में एक ही NH2 ग्रुप है और एक ही COOH ग्रुप है, क्लियर, तो वो तो होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। लेकिन अगर किसी भी अमीनो एसिड में एक से ज्यादा NH2 ग्रुप है और एक COOH है तो ज्यादा कौन सा हो गया? NH2। और NH2 किस कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बेसिक, तो उन्हें कहा जाता है बेसिक अमीनो एसिड। जब किसी अमीनो एसिड में एक COOH ग्रुप लेकिन एक से ज्यादा NH2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है बेसिक अमीनो एसिड। जैसा ग्लूटामाइन, आप देख लेना, जो आप साइड चेन यहाँ पर लगाओगे ग्लूटामाइन में उसमें एक NH2 एक्स्ट्रा है, क्लियर है? इसी तरीके से एसिडिक अमीनो एसिड समझ गए होंगे, एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? COOH की वजह से। अगर किसी अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप और एक से ज्यादा COOH ग्रुप है तो वो क्या होगा? एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आप देखना जो उसमें साइड चेन लगाओगे उसमें COOH एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, क्लियर है? तो जो एक्स्ट्रा NH2 या COOH ग्रुप है किसमें मिलेगा? वो साइड चेन। उसके बाद आगे आते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है? अभी आपने सिंपल आयन सुना होगा। आयन क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज, जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें क्या कहते हैं? आयन। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें पॉजिटिव आयन या कैटायन बोलते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें नेगेटिव आयन या एनायंस बोलते हैं, क्लियर बात है? अब ये देखिएगा, दिस इज अमीनो एसिड। जब इसे एक्वस मीडियम में ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं? एक्वस मीडियम में। तो यहाँ COOH है जो H आयोनाइज होता है, वो H आयोनाइज इस NH2 से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेके NH3 में कन्वर्ट हो जाता है और N पर कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव निकला, उसने तो इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए? O को दे दिए,
क्लियर बात है। तो O पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये एक ऐसा आयन है जिस पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्जेज होते हैं। तो जिस आयन पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्जेज होते हैं उन्हें कहते हैं द्वितीय आयन। तो इन एक्वस मीडियम द्वितीय आयन एक्ट एज ए इन एक्वस मीडियम अमीनो एसिड एक्ट्स एज ए द्वितीय आयन। क्लियर बात है। तो कोई दिक्कत, एक्वस मीडियम में जो आपका अमीनो एसिड है उस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेज आ जाते हैं, और जिस आयन पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेज होते हैं उसे बोलते हैं द्वितीय आयन। अब बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड कैसे बिहेव करा, बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड कैसे बिहेव करता है, यानी कि एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड किस तरीके से बिहेव करेगा और बेसिक मीडियम में किस तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन आपको बेटा एक बात पता होनी चाहिए, एसिडिक वहां पर वाटर तो होंगे, जैसे HCl है। HCl क्या होता है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जब सल्फर के ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है तो सल्फर के एसिड बनते हैं। तो एसिड में तो ऑलरेडी वाटर होगा, ये बात तो आपको क्लियर पता है। तभी तो एसिड बिना एक्वस मीडियम के तो एसिड H पॉजिटिव आयन दे ही नहीं सकता। तो जितने भी हम एसिड बोलते हैं उन सब में क्या होता है, वो किस में होते हैं, एक्वस मीडियम में। इसी तरीके से बेस जो होते हैं वे भी किस में होते हैं, एक्वस मीडियम में। तो यहाँ अमीनो एसिड से शुरुआत नहीं करते, किससे करते हैं, द्वितीय आयन से, क्योंकि एक्वस मीडियम में वे जाते हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, द्वितीय आयन। क्लियर बात है। चाहे बेसिक मीडियम हो चाहे एसिडिक मीडियम हो, वहां पर एक्वस मीडियम तो हर हाल में प्रेजेंट होगा, और एक्वस मीडियम में अमीनो एसिड किसकी तरह बिहेव करते हैं, द्वितीय आयन की तरह। तो अब जरा देखिएगा, हम अमीनो एसिड का बिहेवियर एसिडिक मीडियम में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं, एसिडिक मीडियम। तो ये H पॉजिटिव का मतलब होता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन एसिडिक मीडियम में एक्वस वाटर तो हो गई, एक्वस मीडियम तो वो हो गई, तो इसलिए किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है वो द्वितीय आयन की। और जैसे ही एसिडिक मीडियम से H पॉजिटिव से मिलता है तो COO नेगेटिव H से कंबाइन होकर क्या बना लेता है, COOH, और पॉजिटिव चार्ज रह जाता है केवल नाइट्रोजन के ऊपर, यानी कि केवल एक ही चार्ज रह जाएगा पॉजिटिव, और वो भी नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस तरीके से जो ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो अब केवल N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, कैटायन। सो वी कैन से इन द एसिडिक मीडियम अमीनो एसिड बिहेव्स लाइक कैटायन। क्लियर हो गया बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे की तरफ चलते हैं। बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में हमसे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव, लेकिन बेसिक मीडियम में भी एक्वस मीडियम होगा। तो सबसे पहले अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, द्वितीय आयन में, और बेसिक मीडियम से उसे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। दिस OH नेगेटिव जो NH3 में एक्स्ट्रा H है उससे रिएक्शन करके वाटर में निकल जाएगा, और N के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, वो भी ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसका मतलब बेसिक मीडियम में वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, एनायन की तरह। क्लियर हो गया। तो एक्वस मीडियम में वो द्वितीय आयन की तरह बिहेव करता है, कौन, अमीनो एसिड। एसिडिक मीडियम में कैटायन की तरह बिहेव करेगा, और बेसिक मीडियम में एनायन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर ये बात। अब आगे की तरफ चलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जरा ऐसा समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। आपको पता चलेगा एसिडिक मीडियम में जो आपका अमीनो एसिड है कैटायन की तरह बिहेव करता है। अगर आपने एक बीकर ले लिया, उस बीकर को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट कर लिया आपने, क्लियर बात है, और उसमें एसिडिक मीडियम के अंदर आपने द्वितीय आयन अमीनो एसिड डाल दिया, तो आपको पता है एसिडिक मीडियम के अंदर अमीनो एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, कैटायन की तरह। और जब कैटायन की तरह बिहेव करेगा तो किस पर जाएगा, वो कैथोड पे। तो एसिडिक मीडियम में आपका अमीनो एसिड कैथोड की तरफ मूवमेंट करता है, और बेसिक मीडियम में वो किस तरह बिहेव करता है, एनायन की तरह। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा किसमें, बेसिक मीडियम में, तो अमीनो एसिड की तरफ मूव करेगा बेटा, एनोड की तरफ। तो एसिडिक मीडियम में कैथोड की तरफ और बेसिक मीडियम में एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा। लेकिन एक सभी अमीनो एसिड के लिए एक ऐसी पर्टिकुलर पीएच होती है जिस पर न तो एनोड की तरफ मूवमेंट करता और न ही कैथोड की तरफ मूवमेंट करता, उसे कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। द पीएच एट विच अमीनो एसिड नाइदर मूव टुवर्ड द एनोड नोर कैथोड इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो समझ गए, एक बार और समझिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आपको पता चल गया कि जो अमीनो एसिड होता है बच्चों, वो एक्वस मीडियम में द्वितीय आयन की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक मीडियम में कैटायन की तरह बिहेव करेगा, और बेसिक मीडियम में एनायन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है।
तो अगर आप अमीनो एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने लगे इसमें एसिडिक मीडियम में, तो वो कैथोड पे जाएगा, और अगर बेसिक मीडियम में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने लगे तो वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। लेकिन सभी अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर पीएच होती है जिस पर न तो वो कैथोड की तरफ मूव करता न ही एनोड की तरफ मूव करता, तो उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर? वह पीएच जिस पर अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड और कैथोड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट नहीं करता, उसे कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब अगला कॉन्सेप्ट है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज को पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्लियर है? क्या कह सकते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड्स। तो जरा ध्यान से समझिएगा, देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, पेप्टाइड लिंकेज एंड पेप्टाइड्स। पेप्टाइड लिंकेज एंड पेप्टाइड्स। अब जरा समझिएगा पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। हमें बता बेटा, प्रोटीन बनने के लिए किसे जुड़ना पड़ता है आपस में? अमीनो एसिड। तो जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं बेटा, एक अमीनो एसिड का COOH का OH और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप का H कंडेंस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये प्रोडक्ट बनता है। जरा इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिएगा, ये COO किससे बचा? COOH में से। ये NH किससे बचा? NH2 में से, क्योंकि COOH का OH और NH2 का H आपस में कंडेंस है और क्या निकाल दिया? वाटर। दिस CONH bond is known as peptide linkage and peptide bond। तो अगर कोई पूछने लगे कि प्रोटीन बनाते समय अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, भाई एक अमीनो एसिड का COOH और दूसरे का NH आपस में कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं और एक लिंकेज बनता है CONH। दिस CONH लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो जब प्रोटीन में अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे तो सभी अमीनो एसिड्स के बीच में, यानी कि जो एडजेसेंट अमीनो एसिड्स होंगे उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड लिंकेज। लेकिन ये बात तुम्हें समझना है कि पेप्टाइड लिंकेज इज कोवलेंट इन नेचर। ये कोवलेंट है। कैसा है इसकी नेचर? कोवलेंट है। क्लियर है बेटा? अब तो पेप्टाइड लिंकेज तो आप समझ गए, किसी भी प्रोटीन में दो अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज पाया जाता है उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? लेकिन बेटा जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से। किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से। लेकिन इस पूरे प्रोडक्ट को बोलते हैं पेप्टाइड। तो दो चीज हुई बेटा यहाँ, पेप्टाइड लिंकेज एंड पेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेज क्या है? लिंकेज प्रोडक्ट बिटवीन टू अमीनो एसिड्स एंड दिस इज CONH which is covalent in nature। क्लियर? और जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को कहते हैं पेप्टाइड। अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज बनेगा वो कहलाएगा पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि CONH होता है। और जब अमीनो एसिड जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को बोलते हैं पेप्टाइड्स। अब अगर दो अमीनो एसिड जुड़े तो डाइपेप्टाइड बनेगा, तीन अमीनो एसिड जुड़े ट्राइपेप्टाइड बनेगा, चार अमीनो एसिड जुड़े तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो टेट्रापेप्टाइड बनेगा, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे पॉलीपेप्टाइड बनेगा। क्लियर है? दो अमीनो एसिड के जुड़ने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो है डाइपेप्टाइड, तीन अमीनो एसिड के जुड़ने से जो प्रोडक्ट बनेगा ट्राइपेप्टाइड, चार अमीनो एसिड के जुड़ने से जो प्रोडक्ट बनेगा टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे अमीनो एसिड के जुड़ने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड। लेकिन एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड्स। भाई दो अमीनो एसिड जुड़े और ये एक प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो इस प्रोडक्ट में कितने पेप्टाइड लिंकेज है? ओनली वन। लेकिन क्या कहलाया? डाइपेप्टाइड, क्योंकि दो अमीनो एसिड से बना। तो देखिएगा अगर डाइपेप्टाइड है यानी कि दो अमीनो एसिड का प्रोडक्ट, तो वो कहलाता है डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेज होंगे एक। अगर ट्राइपेप्टाइड है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 अमीनो एसिड, उस कंडीशन में पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? 2। अगर टेट्रापेप्टाइड है तो बेटा अमीनो एसिड होंगे 4 और पेप्टाइड लिंकेज होगा 3। क्लियर होगा? लेकिन बेटा इससे पहले अब मैं थोड़ी आपको प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर में करेंगे इसकी मतलब कंप्लीटली स्ट्रक्चर की स्टडी। यहाँ पर समझिएगा क्या होते हैं। पॉलीमर आप लोगों ने पढ़ लिया, अमीनो एसिड जुड़ते चले गए। क्लियर? आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ते चले गए? पेप्टाइड लिंकेज से, और बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर अमीनो एसिड दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, फिर अमीनो एसिड तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरीके से कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं बेसिकली।
क्लियर है। और फिर वे पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में अरेंज होती है, उनके बीच में पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होते हैं, जिससे कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, और वो कहलाता है एक्टिव प्रोटीन। तो एक्चुअल में एक्टिव प्रोटीन क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो अगर कोई आपसे पूछ लगा प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, बहुत सिंपल भाई, पहले अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती है तो वे आपस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे बोलते हैं प्रोटीन। तो एक्चुअल में प्रोटीन इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्लियर है। लेकिन बेटा जहां रूल है वहां एक्सेप्शन है। जो बायोलॉजी के बच्चे इस बात को सुन रहे हैं वो समझिएगा बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोटीन्स में बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी होगी। एक पॉलीपेप्टाइड चेन से भी प्रोटीन बन जाता है। क्लियर। कुछ अमीनो एसिड से भी प्रोटीन बन जाता है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली उन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं जिन प्रोटीन्स में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। तो सबसे पहले अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते चले जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे बोलते हैं एक्टिव प्रोटीन। क्लियर। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। देखिए मैं फिर कह रहा कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है बेटा, इससे ही ज्यादा सीखना आप लोग, ठीक। अपनी बुक की हेल्प लो, मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत कुछ लेना चाहता हूँ, उसे जरूर पढ़े, ठीक। तो अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन्स। नंबर 1 ग्लोबुलर प्रोटीन, नंबर 2 फाइब्रस प्रोटीन। लेकिन फिर एक बात रिमाइंड कराया बेटा, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड जुड़ते हैं, वेल उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट होता है, हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, फिर दूसरी पॉलीपेप्टाइड, फिर तीसरी पॉली, इस तरीके से बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ये डिफरेंट टाइप्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, जुड़ी रहती है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब इसी को ही हमें समझना है, इसी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखकर कि एक्चुअल में प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन के अंदर कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत सारे अमीनो एसिड है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में भी डिफरेंट टाइप के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है, वो बाद में बात करेंगे कौन से है। अब जरा यहाँ से देखिएगा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं? सबसे पहले जिनमें जो स्पेरिकल शेप के होते हैं, किसके होते हैं? स्पेरिकल शेप के, यानी कि गोलाकार। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रेड लाइक होती है। कैसी होती है? थ्रेड लाइक। तो पहला डिफरेंस, ये स्पेरिकल शेप में होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। पहला पॉइंट क्लियर होता है। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, जबकि इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं। क्लियर। स्पेरिकल से थ्रेड लाइक से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में वीक होते हैं, इसमें स्ट्रांग होते हैं। क्लियर बात है। ये वाटर सोल्युबल है, ये वाटर इनसोल्युबल है। 3 डिफरेंस समझ में आ गए। पहला स्पेरिकल, थ्रेड लाइक। क्लियर। पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक, इसमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग। या वाटर सोल्युबल या वाटर इनसोल्युबल। क्लियर हो गया। इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स में अगर एसिड बेस या यानी कि पीएच, टेम्परेचर का मॉडरेटली चेंज करने पर भी, हल्का सा चेंज करने पर भी ये डिनेचर्ड हो जाते हैं, जबकि ये हल्का चेंज करने पर पीएच, हीट वगैरह में हल्का चेंज करने पर डिनेचर्ड नहीं होते, यानी कि ये आसानी से डिनेचर्ड हो जाते हैं और ये आसानी से डिनेचर्ड नहीं होते। अब आता है डीनेचुरेशन का है प्रोटीन। अगला कॉन्सेप्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसे भी समझाएंगे, लेकिन पहले इसी को क्लियर करो। पहले ग्लोबुलर प्रोटीन स्पेरिकल इन शेप, फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक शेप, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, वाटर सोल्युबल, वाटर इनसोल्युबल, ये आसानी से डिनेचर्ड
हो जाते हैं हल्का सा चेंज करने पर, किसमें, पीएच वगैरह में या हीट देने पर। ये हल्का चेंज करने पर पीएच और हीट में डीनेचर्ड नहीं होते। इसका एग्जाम्पल ग्लोबुलर के कैरेटिन, क्या है, कैरेटिन, ठीक, जो आपका नाखून, नेल्स, हेयर्स वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक, ऊल में पाए जाते हैं। तो तुमने देखा होगा नाखून कभी भी वाटर सोल्यूबल नहीं होते, हेयर कभी वाटर सोल्यूबल नहीं होते, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में उनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रस प्रोटीन होता है। क्लियर है। एक ऐसा ही मायोसिन जो मसल्स में पाया जाता है, वो भी क्या है बच्चों, फाइब्रस प्रोटीन है। एक फिब्रोइन है, वो भी कैसा है बेटा, वो भी आपका फाइब्रस प्रोटीन है। तो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल कौन कौन से हुए, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल में केराटिन, मायोसिन, फिब्रोइन। अब आते हैं एग्जांपल फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन तो बेटा आपने सुना होगा इंसुलिन हार्मोन, एक्चुअल में वो ग्लोबुलर प्रोटीन है और वो वाटर सोल्यूबल है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का पहला एग्जांपल इंसुलिन है। एल्बुमिन जो एग प्रोटीन है बेसिकली, ऐसी बात नहीं दूसरी जगह नहीं पाया जा सकता, लेकिन हमारे पास जो कॉमन सोर्स है उसका एग है एल्बुमिन। एंटीबॉडीज जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, ये सब क्या है, स्पेरिकल या आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्लियर हो गया। अब आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो अभी बताया था ना कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वे हल्का चेंज करने पर, किसमें, पीएच और हीट वगैरह में हल्का सा चेंज करने पर भी डीनेचर्ड हो जाते हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन हल्का चेंज करने पर डीनेचर्ड नहीं होती। तो अब आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं बताता कि प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, उन चेन्स के बीच में स्पेशल मतलब कई तरह के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अगर हम, और वो कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल से। अगर हम एक्टिव प्रोटीन का मतलब 3 डायमेंशन, जो 3 डायमेंशनल प्रोटीन होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक डेफिनेट मैनर में डिफरेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, उसमें एसिड डाल, बेस डाल दो यानी कि अल्कलाइन, यूवी लाइट से हीट कर दो, थोड़ा अल्कोहल डाल दो या उसे हीट दे दो या हैवी मेटल के साल्ट्स डाल दो, तो क्या होता है, जो प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनके बीच के जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वे वीक हो जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स लीनियर हो जाती है। तो कन्वर्जन ऑफ 3 डायमेंशनल प्रोटीन इन द लीनियर प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ डीनेचुरेटिंग एजेंट्स इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज डीनेचर्ड प्रोटीन। तो बेटा समझ में आया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। डीनेचुरेशन प्रोटीन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोटीन्स के अंदर जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जो कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई होती है, अगर उस प्रोटीन का ट्रीटमेंट एसिड्स, अल्कलाइन, यूरिक, अल्कोहल, हीट, साल्ट्स और हैवी मेटल से करते हैं तो उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वे वीक हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन लीनियर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशनल प्रोटीन या एक्टिव प्रोटीन का लीनियर प्रोटीन में कन्वर्ट होना, या जैसे कह सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन का फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट होना, क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब आता है डीनेचुरेटिंग एजेंट्स which are responsible for the denaturation of the proteins are known as denaturing agents। उनके एग्जांपल अभी बताइए, एसिड्स, अल्कलाइन, यूरिक, अल्कोहल, हीट, salts or heavy metals, these are known as denaturing agents because they are responsible for the denaturation of protein। तो उम्मीद होगी बेटा आज क्लियर आवाज आई होगी और इसे बड़े प्यार से समझना। अगले हम लेक्चर में समझेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और फिर इसके हम थोड़े क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।